हेलो दोस्तों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच आए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट्स इंजन एंड कार्नोट साइकिल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इंजन के बारे में कुछ होगा। हमने पिछले लेक्चर में हीट इंजन के बारे में बताया था, तो उससे ही रिलेटेड कार्नोट्स इंजन भी है। कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये सोचा कि हीट इंजन में जो हमारा हीट एब्जॉर्ब होता है और इजेक्ट होता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, आखिरकार कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, कितना इजेक्ट होगा, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि साइकिल चलती रहे, उसका कुछ लिमिट ही ना हो। तो कार्नोट ने ही पहले ये सोचा कि उसकी हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कार्नोट इंजन है क्या। सिंस वी नो हीट इंजन ऑपरेट इन ए साइकिल, हम जानते हैं कि हीट इंजन एक साइकिल के रूप में चलती है। उसमें हीट इंजन के बारे में आप अगर थिंकिंग करेंगे तो उसमें पहले सोर्स होता है, देन एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, फिर सिंक होता है। सोर्स को हम हॉट रिजर्वायर बोलते हैं, उसके टेम्परेचर हाईएस्ट मतलब इन्फिमम होता है, हाईएस्ट होता है, और उसको सिंक को कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर लो होता है। तो सोर्स से हीट को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, सिंक से इजेक्ट किया जाता है। इस तरह से हीट इंजन का साइकिल चलता रहता है। तो कार्नोट वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिकॉग्नाइज्ड हाउ टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो कार्नोट एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में सोचा कि आखिर हीट इंजन की एफिशिएंसी को कैसे हम मैक्सिमाइज करें। He is said to be maximize efficiency of heat engine should be thermodynamically reversible, or we can say heat engine should be operate in reversible cycle, and heat engine operate in Carnot cycle is called कार्नोट इंजन। तो इन्होंने क्या कहा हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में, तो जो उसमें साइकिल चलती है वह उसमें जो प्रोसेस होता है वो थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होता है, और जो हीट इंजन की साइकिल होती है उसके मतलब उसे कार्नोट साइकिल बोलते हैं, और ऐसे इंजन को कार्नोट इंजन कहते हैं जिसमें प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होता रहता है। तो कार्नोट साइकिल में 4 तरह के स्टेजेस होते हैं। इस तरह से उसकी साइकिल 4 चरणों में चलती है। पहला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, नाम से ही पता चल रहा है। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और तीसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। यह भी जो है फर्स्ट वाले की तरह है, बस इसमें जो है प्रोसेस इसका पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और चौथा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, यह भी दूसरे वाले के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस चीज़ को हम वीवी डायग्राम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर कार्नोट साइकिल का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया ए से बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, बी से सी तक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, और सी से डी तक आइसोथर्मल हो रहा है, और डी से ए तक एडियाबेटिक हो रहा है। आप यहाँ डायरेक्शन का देखेंगे, आइसोथर्मल ए से बी में आइसोथर्मल की डायरेक्शन इस तरफ है, और सी से डी में आइसोथर्मल की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि अपोजिट है। और बी से सी में इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और डी से ए में डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि अपोजिट है। अब हम पॉइंट ए का प्रेशर वैल्यूम P1 और V1 मान लेते हैं, और पॉइंट बी का प्रेशर एंड वैल्यूम P2 V2 मान लेते हैं, और सी का P3 V3 और डी का P4 V4 मान लेते हैं। तो इस तरह से कार्नोट साइकिल का ये एक डायग्राम हुआ। यहाँ पर प्रोसेस कैसे हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो अब हम देखेंगे कि इन चारों स्टेजेस में वर्क डन कितना होता है। टोटल वर्क डन हम निकालेंगे कार्नोट साइकिल का। तो पहला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि आइसोथर्मल में वर्क कितना होता है, nRT1, यानी जितना टेम्परेचर सोर्स से उसने एब्जॉर्ब किया है, एंड लॉग इनटू VR अपॉन VA। VR का मतलब है, तो W1 बराबर हो गया nRT1 ln VB अपॉन VA। VB मतलब जैसे 2 पॉइंट के बीच आप जब वर्क डन निकालेंगे तो जो लास्ट वाला होगा वहाँ का वैल्यूम एंड फर्स्ट का वैल्यूम, दोनों का रेशियो और लॉग के टर्म में। तो इस तरह से वर्क हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क। तो DU बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ इंटरनल एनर्जी तो है नहीं। और आप एक बात याद रखिएगा, तो कार्नोट साइकिल में जो गैसेज होती हैं वो एक आइडियल गैसेज होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और चूंकि ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है तो यहाँ टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा। तो DU बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं DQ माइनस DW बराबर 0। तो DQ बराबर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा DW। तो Q1 आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका हीट Q1 हो जाएगा। तो Q1 बराबर W हम लिख सकते हैं इसको, और W1 बराबर nRT1 ln VB अपॉन VA। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड में प्रोसेस क्या है, B2C, इसमें रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है नहीं, टेम्परेचर
यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिससे कि वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट टेम्परेचर है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर पाइसन लॉ लगाएंगे। पाइसन लॉ क्या होता है कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, के बाई वी की पावर गामा हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर आप ये भी जानते हैं कि पी इंटू डी वी होता है। तो हम पॉइंट लेंगे इनिशियल टू फाइनल। तो जब आप W2 निकालेंगे तो इनिशियल में आपका वॉल्यूम कितना है, VB है, और फाइनल में वॉल्यूम VC है। आप P को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो K बाई V की पावर गामा हो जाएगा इंटू DV। आप इसको सॉल्व करेंगे तो W2 बराबर हो जाएगा K इंटू इंटीग्रल ऑफ V की पावर माइनस गामा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा इंटू DV। अब इसको आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो जानते ही होंगे, यहाँ +1 हो जाएगा, बटे में भी +1 ऐड हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी VB टू VC। आप वैल्यू रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा इसको 1 माइनस गामा को आप बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर आप अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो VC की पावर 1 माइनस गामा माइनस VB की पावर 1 माइनस गामा, तो W2 बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस R। अब आप यहाँ सोचेंगे कि हमने PC इंटू VC क्यों रखा। आप इधर देखिए, PB इंटू VB की पावर गामा इक्वल टू PC इंटू VC की पावर गामा इक्वल टू K हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पाइसन लॉ के बारे में पढ़ा, तो वो क्या होता है P की इंटू V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से दोनों के वॉल्यूम और प्रेशर को लेकर के आप लिख सकते हैं। तो चूंकि आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या है, PV बराबर nRT होता है, तो आप B के लिए निकालेंगे और C के लिए निकालेंगे, तो PB इंटू VB बराबर हो जाएगा nRT1 और PC इंटू VC बराबर हो जाएगा nRT2। तो इस तरह से आप यहाँ PC और VC रख सकते हैं, माइनस VB इंटू VB रख सकते हैं, तो हो जाएगा W2 बराबर 1/1 माइनस गामा, इसकी जगह पे आप रखेंगे nRT2 माइनस nRT1। W2 बराबर हो जाएगा nR, यहाँ से कॉमन लेंगे, nR/1 माइनस गामा, और T2 और T1 यहाँ बचेगा, तो हो जाएगा T2 माइनस T1। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। अब हम तीसरा देखते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्योंकि इसमें जो है प्रोसेस उल्टा होता है फर्स्ट का, तो हमने फर्स्ट के लिए वैल्यू क्या निकाली थी, nRT2 ln VB बाई VC, तो हम इसको माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा मतलब उसका वर्क डन निकल जाएगा। तो W3 बराबर आप यहाँ माइनस साइन लगाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस nRT2 ln VC बाई VB हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब चौथा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, D2A प्रोसेस हो रहा है, तो W4 बराबर आप निकालेंगे nR की पावर 1 माइनस गामा T1 माइनस T2। इस तरह से जब आप टोटल वर्क डन निकालेंगे तो वो हो जाएगा नेट वर्क डन बाई कार्नोट इंजन फॉर 1 साइकिल। मतलब एक साइकिल के लिए आप जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो W बराबर क्या आ जाएगा, आप पूरी वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो W बराबर आ जाएगा nRT1 ln VB बाई VA माइनस nRT2 ln VC बाई VB। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि आप ये जानते हैं कि PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो PV बराबर RT होता है 1 मोल के लिए, तो RT इंटू V की पावर गामा माइनस 1 बराबर भी कांस्टेंट होगा। आप यहाँ वैल्यू रख लेंगे इसकी, तो RT1 VB की पावर गामा माइनस 1 RT2 VC की पावर गामा माइनस 1 दोनों इक्वल होंगे, चूंकि दोनों कांस्टेंट के बराबर है। तो आप यहाँ देखेंगे R कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ हो जाएगा T1/T2 इक्वल टू VC/VB की पावर गामा माइनस 1, तो इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं RT2 इक्वल टू VD की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू RT1 VA की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ भी R कैंसिल हो जाएगा। अब ये आप देखेंगे ये D2A प्रोसेस के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा T2/T1 इक्वल टू VA/VD की पावर गामा माइनस 1। तो आप यहाँ पर T1/T2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा VD/VA की पावर गामा माइनस 1। इसको आप इक्वेशन 7 मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हो जाएगा VC की पावर VB की पावर VC/VB की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू VD/VA की पावर गामा माइनस 1। तो पावर कैंसिल, तो आ जाएगा VC/VB इक्वल टू VD/VA। तो इस तरह से पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 में जब आप रखेंगे तो टोटल वर्क डन आपको एक साइकिल के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, W बराबर nRT1 ln VB बाई VA माइनस nRT2 ln VB बाई VA। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेंगे, nR को दोनों में है, W बराबर क्या हो जाएगा nR T1 माइनस T2 इंटू ln VB/VA। इस तरह से कार्नोट साइकिल की टोटल वर्क डन कितना होता है हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। आप जैसे कार्नोट हीट इंजन के बारे में पढ़े, वैसे ही एक इंजन होता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस उल्टा होता है। जैसे इसमें सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और सिंक इजेक्ट किया जाता है, मतलब सोर्स से हीट लिया जाता है और सिंक द्वारा इजेक्ट किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सिंक द्वारा
लिया जाता है और हीट द्वारा मतलब सिंक द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है और हीट द्वारा इजेक्ट मतलब सोर्स द्वारा इजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से उसमें प्रोसेस अपोजिट होता है, कार्नोट हीट इंजन के से अपोजिट होता है। तो और आप ये भी जानते हैं कि लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर कभी टेम्परेचर फ्लो नहीं होता है, इसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। कल हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो कार्नोट हीट इंजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।